तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी न कभी एक किस्सा जरूर घटित हो जाता है जो जीवन के आखिरी सांस तक भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही एक प्रेत बाधित किस्सा मेरे साथ भी घटित हुआ था जब हम एक अनजान सी जगह पर नाइट ड्यूटी करने रुके थे और फिर जब आधी रात को हमें प्रेत बाधित शक्तियों के होने का एहसास हुआ। तो आइए जानते कि आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी उस रात मेरे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मेरी उम्र इस वक्त 36 साल की है और ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसे मेरे साथ घटित हुए अभी मुश्किल से कुछ ही महीने बीते हैं। मेरा निजी घर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के एक छोटे से गांव में है और मैं अधिकांश काम के सिलसिले में ज्यादातर दिल्ली के बरेली में मैं कारपेंटर का काम किया करता हूँ और यहाँ मुझे काम करते हुए एक अरसा बीत चुका है। मेरे साथ काम करने वालों में मैं और मेरे कुछ दोस्त हम सब एक कमरे में ही रहा करते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एक दिन हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हमारे साथ काम करने वाले सभी लोगों को अपना काम बंद करके एकदम ना चाहते हुए भी अपने अपने गांव जाना पड़ा। आज से तकरीबन 6 महीने पहले काफी जोरों शोरों से हमारा काम चल रहा था। मैं और मेरे साथ ही हम सब एक ही कमरे में रहते थे और सुबह के 9 बजे तक हम डेली ड्यूटी चले जाते और कभी कभी लौटते वक्त हमें आधी रात भी हो जाया करती थी, पर कभी कभार हम रात की भी ड्यूटी कर लिया करते थे। एक दिन ऐसे ही हम जहां पर काम करने निकले थे वो इलाका शहर से काफी दूर जंगलों के बीच में था, जहां अभी एक नई नई बिल्डिंग कुछ ही दिनों पहले बनी थी और हमें उसी बिल्डिंग के फ्लैट में फर्नीचर का काम मिला था। हम हर बार की तरह इस बार भी अपने काम के साइड पर सुबह के 9 बजे तक पहुंच गए थे। मेरे साथ काम करने वालों में से 2 लोगों की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए वो रूम पर ही रुके थे और हम 3 लोग काम के साइड पर जा पहुंचे। जिस फ्लैट में हमें काम मिला था वो उस बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर था। हम लिफ्ट की ओर बढ़े कि तभी हमें पता चला कि लिफ्ट लाइट का कनेक्शन ना होने की वजह से वो बंद थी। इस वजह से हम धीरे धीरे अब सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ने लगे और अभी हम 5वें फ्लोर पर ही थे कि तभी विकास ने एकदम से जंगल की ओर इशारा किया। दरअसल जहां ये बिल्डिंग बनी थी उसके कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी टाइप का छोटा सा घर था जो हमें जब हम नीचे थे तो पेड़ और झाड़ियों की वजह से दिखाई नहीं दिया। कि तभी विकास ने एकदम से उस झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए हमसे कहा, अरे यार वहां नीचे ध्यान से देखो, वहां एक लड़की सफेद साड़ी में बैठी हुई है। हमने फौरन ही उस ओर नजर घुमाई और एक टक होकर हम उस ओर देखने लगे, लेकिन हमें वहां पर कोई लड़की नहीं दिखाई दी। कि तभी मैंने एकदम से विकास से कहा, तुझे तो यार हर जगह लड़की दिखाई देती है, चल ऊपर, कोई लड़की वड़की नहीं है। दरअसल विकास थोड़ा ठड़की किस्म का आदमी था। वो हर वक्त लड़कियों की ही बातें किया करता था क्योंकि उसकी उम्र 34 साल की हो चली थी और अभी तक विकास की शादी नहीं हुई थी। विकास की बात को अनसुना कर 10वें फ्लोर पर हम पहुंचे जिसमें हमें काम करना था। अभी उस पूरी बिल्डिंग में काम ही चल रहा था और अभी उस बिल्डिंग में लोग शिफ्ट भी नहीं हुए थे। इस वजह से मुश्किल से 10 से 15 लोग ही उस बिल्डिंग में मौजूद थे। काम करते करते कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। दोपहर के 1 बज रहे थे जब हमें लंच की छुट्टी मिली थी। मैं लंच करने अभी बैठा ही था कि विकास और रितेश जो मेरे साथ काम करने आए थे वो दोनों बिल्डिंग से नीचे उतर गए और मैं यहीं उसी फ्लैट में बैठकर लंच कर रहा था और देखते ही देखते काफी वक्त भी बीत गया। मैं लंच करके फिर काम करने लगा, लेकिन अभी तक विकास और रितेश नहीं लौटे थे। कुछ देर बाद मैं उठकर नीचे की ओर बढ़ा ही था कि तभी वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। उन दोनों का चेहरा काफी डरा हुआ था। उनका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया हो। वो बड़े खामोशी से आए और एक बार फिर वो अपने अपने काम पर लग गए। पर अब वहीं मैं उन दोनों से पूछने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों नीचे कहाँ गए थे, लेकिन मेरे किसी बात का उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और एक बार फिर हम खामोशी से काम करने लगे। लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जरूर मुझसे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि हो ना हो ये दोनों शायद वहीं गए थे जिस ओर विकास किसी लड़की के होने का दावा कर रहा था।
मैं इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए काम कर रहा था कि तभी बिजली के गड़गड़ाहट में एकदम से काले बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश की मोटी मोटी बूंदें जोरों से गिरने लगी। शाम होने को आई थी और काले बादल की वजह से उस 10वें फ्लैट से चारों तरफ का नजारा किसी मौत के मंजर से कम नहीं लग रहा था। आंधियां तो ऐसे चल रही थी कि जैसे मानो सारे पेड़ पौधे अभी उखड़ जाएंगे। अक्सर हम 9 से 5 बजे तक ही काम किया करते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से हमने सोचा कि क्यों ना आज यहीं पर रुककर नाइट ड्यूटी भी कर ली जाए, क्योंकि बारिश के इस मौसम में जंगल के रास्ते से होकर हाईवे तक पैदल जाना कोई आसान काम नहीं है। अक्सर जब हमें कहीं दूर काम करने जाना होता है तो हम अपने साथ कुछ पकाने की चीजें लेकर आते हैं। दरअसल इस जगह से हमारा रूम लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। इसी वजह से हमने इस बिल्डिंग में ही रुकने का निर्णय लिया। अब शाम हो चुकी थी और अब हम इसी असमंजस में थे कि हम रुकें तो रुकें किस फ्लैट में, क्योंकि अभी पूरी बिल्डिंग में काम चल रहा था। हम तीनों उस 10वें फ्लैट से नीचे उतरे तो हमारी नजर एकदम से उस बिल्डिंग के किनारे के छोटे से कमरे पर पड़ी। अक्सर हर नई बिल्डिंग के पास एक गेस्ट हाउस बने होते हैं और यही सोचकर हम उस कमरे की ओर आगे बढ़े और आज रात हमने इसी कमरे में रुकने का फैसला किया। अब इस जगह पर काम चलने की वजह से ये जगह पूरी तरह से खाली थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और बारिश की मोटी लहरें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने तुरंत ही कमरे में मोमबत्ती जलाई और उसी कमरे में फर्श पर चादर बिछाकर हम लेट गए। खाने पीने की चीजों में हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं था। हम तीनों उसी अंधेरे कमरे में लेट गए। रात के अभी तकरीबन 8 ही बज रहे थे कि तभी मुझे ख्याल आया कि आखिर विकास और रितेश ने ऐसा क्या देख लिया था जो उनका चेहरा डरा हुआ है। मैंने विकास और रितेश से पूछा, अरे सुनो, तुम लोगों ने ऐसा क्या देख लिया था जो इतना डर गए, और दोपहर में तुम दोनों कहाँ गए थे? मेरे इतना कहते विकास ने थोड़ी धीमी आवाज में मुझे जवाब देते हुए कहा, मैंने सच में एक खूबसूरत औरत को सफ़ेद साड़ी में देखा था, यही पता करने के लिए कि आखिर इस सुनसान जगह पर वो औरत कर क्या रही है। मैं और रितेश नीचे उसी जगह पर गए थे जहां वो औरत मौजूद थी। और आगे बताते हुए विकास ने मुझसे कहा कि हम जैसे उस पुरानी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे तो हम जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे कोई है क्या? लेकिन हमें सामने से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था कि तभी मेरी नजर उस झोंपड़ी के अंदर पड़ी तो वो सामने का खौफनाक दृश्य देखकर हम दोनों डर से कांप उठे, क्योंकि वही औरत सफेद साड़ी में ना जाने कब से उस पुरानी सी कुटिया में फांसी लगाई झूल रही थी। इतना देखते ही हम दोनों फौरन ही तुम्हारे पास आ गए। दोस्तों, विकास के मुंह से इतना सुनते ही जैसे मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। मेरे दिमाग में अब उसी औरत को लेकर हजारों सवाल उमड़ने लगे कि आखिर क्यों उस औरत ने खुदकुशी की होगी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद विकास से कहा, पर तुमने इस बारे में इस बिल्डिंग के कर्मचारियों से ये बात क्यों नहीं बताई? विकास ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और कुछ देर बाद जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो विकास और रितेश की अब आंख लग गई थी। वो दोनों अब खर्राटे मार रहे थे। अब वहीं मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। अब बारिश भी थम गई थी और रात भी काफी हो गई थी। जंगल की वजह से चारों तरफ से अजीब तरह की रोने की आवाजें हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब धीरे धीरे मेरी आंख बंद हो रही थी कि अचानक ही मुझे एकदम से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने उस आवाज को अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज अब तेज होने लगी तो मैं झट से विकास और रितेश को जगाने लगा, पर वो दोनों नींद से उबासियां लेकर अभी भी उठे ही थे कि हम जिस अंधेरे कमरे में लेटे हुए थे, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई और भी इस वक्त उस कमरे में मौजूद है। विकास और रितेश अभी उठे ही थे कि तभी एकदम से सफेद साड़ी में वो औरत हवा की रफ्तार से वो उस कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई। अब एक झटके में हम तीनों के होश उड़ गए। हम तीनों एक साथ बिल्डिंग की ओर दौड़ते हुए भागे, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि अभी तक इस बिल्डिंग में काफी लोग काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त ना जाने सब लोग कहां गायब से हो गए। और देखते ही देखते जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी डरावनी थी कि उन आवाजों को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब हमें यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। हमें अब एक ही उपाय सूझ रहा था कि किसी भी तरह से हमें इस जंगल से निकलकर हाईवे तक पहुंचना होगा। हम तीनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर हाईवे की ओर भागने लगे। बारिश की वजह से चारों तरफ काफी फिसलन हो गई थी। हम उस अंधेरी रात में
जंगल से होकर सीधा हाईवे की ओर ही भाग रहे थे कि तभी अचानक ही हमें उस औरत की रोने की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी। वो आवाज हमारे ठीक पीछे से आ रही थी। तो मैंने अपने साथ दौड़ते हुए दोस्तों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। पर अच्छी बात तो ये थी कि हम जंगल के रास्ते दौड़ते हुए सीधा हाईवे की ओर ही भागे जा रहे थे कि तभी भागते भागते एकदम से विकास लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे मैं पीछे विकास को उठाने के लिए मुड़ा तो वो औरत विकास के ठीक पीछे खड़ी हो गई। और उस औरत को यूं अचानक से सामने देखकर रितेश तो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत की ओर अपना सिर उठाकर देख सकूं। मैं बस चिल्लाए जा रहा था, विकास भाग जा यहाँ से। लेकिन सामने से मुझे कोई जवाब ही नहीं आया। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपनी गर्दन को सामने की ओर उठाया तो मैंने देखा कि विकास वहां अब मौजूद ही नहीं था और न ही वो औरत मौजूद थी। लेकिन रितेश मेरे बगल में ही अभी भी बेहोश पड़ा था। पास में ही जमा हुई बारिश की पानी को मैंने रितेश के चेहरे पर छींटे मारी। मेरे पानी के छींटे मारते एकदम से रितेश हड़बड़ाते उठा। मैंने रितेश से कहा, यार विकास नहीं दिख रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और इतना कहकर हम विकास का नाम लेकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि तभी अचानक ही हमें सामने से विकास की आवाज सुनाई दी, अरे सुनो, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से हाईवे की ओर भागो, एक बस आ रही है। विकास की आवाज सुनते ही हम तेजी से सीधा हाईवे की ओर भागने लगे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि वही औरत मेरे पीछे पीछे मेरे साथ ही दौड़ रही है। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। हम भागते भागते एकदम से जब हाईवे पर पहुंचे तो हमने चारों तरफ देखा तो विकास हमें कहीं भी नहीं दिखा। अब हम एक बार फिर विकास का नाम लेकर उसे पुकारने लगे, लेकिन सामने से हमें कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। पर एक अजीब तरह की खामोशी पूरे जंगल में पसरी हुई थी कि तभी हमें जंगल से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि विकास की ही थी। विकास की चीख सुनकर मैं तो बुरी तरह से घबरा गया। मैंने रितेश का हाथ पकड़कर जंगल में चलने को कहा, लेकिन मेरे साथ जंगल में चलने को रितेश जरा भी तैयार नहीं था कि तभी एक बार फिर वही औरत सफेद साड़ी में हमें जंगल के किनारे दिखाई दी। उस औरत को सामने देखकर हम दोनों भयभीत हो गए कि तभी एकदम से हमें उस हाईवे से एक बस आती हुई दिखी और उस बस के हॉर्न की आवाज की वजह से वो औरत कहीं अदृश्य हो गई। हम फौरन ही बस के सामने जाकर खड़े हो गए, जिस वजह से बस ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगा दिया और तुरंत ही हम उस बस में जाकर बैठ गए। लेकिन हमें विकास की बहुत चिंता हो रही थी और बस में बैठते ही बस ड्राइवर ने फौरन ही बस स्टार्ट कर दी और वहां से बस निकल गई। पर वो बस पूरी तरह से खाली थी। उस बस में केवल वो ड्राइवर और उसका कंडक्टर ही मौजूद था कि तभी बस चलाते उस बस के ड्राइवर ने हमसे एकदम से कहा, आप लोग देर रात यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे थे? क्या आपको मालूम नहीं है कि शाम होते इस इलाके में कोई नहीं आता? संजोग से आज हम इस रास्ते से डरते हुए गुजर रहे थे, क्योंकि जिस हाईवे से हम जाया करते हैं आज आंधी तूफान की वजह से उस हाईवे पर एक पेड़ गिरा हुआ था। दोस्तों, ड्राइवर की बात पर मैंने हैरानी से बस चलाते हुए ड्राइवर से कहा, पर ड्राइवर साहब ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर शाम होते लोग नहीं आते? वो क्या है कि एक मेरा मित्र इस जंगल में छूट गया है। हमने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में इस जंगल में देखा है, पर कौन थी वो औरत, क्या आपको मालूम है? मेरी बात पर उस ड्राइवर ने उस औरत के बारे में बताते हुए कहा, मैंने सुना है कि एक औरत ने इसी जंगल में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ बनी उस बिल्डिंग की ज़मीन उसी औरत की है, लेकिन जबरन उस ज़मीन पर कब्जा करके यहाँ बिल्डिंग बनाई गई, जिस वजह से उस औरत ने खुदकुशी कर ली। और तब से शाम के वक्त इस इलाके में कोई नहीं आता। जो तुम्हारा मित्र अभी जंगल में छूटा है, अभी तक तो उसकी मौत हो गई होगी। दोस्तों, उस ड्राइवर के मुंह से इतना सुनते ही मेरी आंखें भर आईं और इस दौरान काफी रात भी हो गई थी। ड्राइवर ने हमें इशारा करते हुए कहा, आपने जो एड्रेस दिया था वो जगह आ गई है। पर दोस्तों, उस रात हम बड़ी मुश्किल से अपने रूम पर पहुंचे और उस रात हम रात भर सुबह होने का इंतजार करते रहे। और सुबह होते हम विकास को ढूंढने उसी जगह जा पहुंचे। हमारे वहां पहुंचते हमने देखा कि उसी पुरानी सी झोंपड़ी के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हम उस भीड़ को हटाते हुए एकदम से आगे देखने गए कि आखिर माजरा क्या है। तो सामने का वो दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर हमारा पूरा शरीर ही सहम उठा।
दरअसल हमने देखा कि विकास की कटी फटी लाश उसी छोटी सी कुटिया में लिटाई गई थी। विकास की लाश को देखकर हमारी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आज फिर एक मासूम आदमी उस चुड़ैल का शिकार हो गया। आखिर कब थमेगा ये मौतों का सिलसिला। दोस्तों, उस घटना के बाद से हम दोबारा उस जगह पर कभी लौट कर नहीं गए। आज भी मैं अपने आप को विकास की मौत का गुनहगार समझता हूँ और उस दिन वो विकास की आत्मा ही थी जिसने हमें बस के आने का पता पहले ही दे दिया था। अपनी जान देकर विकास की आत्मा ने हमारी जान बचाई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।